वेलकम अगेन फ्रेंड्स टू योर ओन चैनल स्टडी लॉजिकल। स्टडी लॉजिकल आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 के दौरान भारत के अलग अलग हिस्सों में, भारत के अलग अलग राज्यों में आखिर चल क्या रहा था, कौन राजा क्या कर रहा था और अंग्रेज उसकी प्रतिक्रिया या उनकी क्रिया पे राजा क्या प्रतिक्रिया दे रहे थे। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में पहले कुछ पढ़ा हुआ है, उसी का ये पार्ट 2 है। और फिर से वही बात मैं एक बार फिर आपको बताऊंगा कि अगर मेरी स्पीड आपको तेज लग रही है तो इसमें एडजस्ट कर लीजिए, धीरे देख लीजिए, धीमे करके देख लीजिए, धीमे लग रही है तो तेज करके देख लीजिए। बिकॉज आई कैन एश्योर यू वन थिंग, मैं आपको इस चीज को विश्वास दिला सकता हूं कि अगर आपने मेरी ये वीडियो इस टॉपिक पे 2 बार अगर देख ली, या कोई भी वीडियो अगर आपने 2 बार देख ली, तो आप पूरी तरीके से इस टॉपिक पे पकड़ पा जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे। नेक्स्ट थिंग, किसी भी चीज को याद करने का तरीका है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन वीडियो कैसे 2 बार देखनी है ये मैं आपको बता देता हूं। एक बार मान लीजिए आपने अभी देखी, अभी देखने के बाद आप 48 घंटे बाद यानी 1, 2 दिन, 3 दिन के बाद दोबारा इसको देख लीजिए, तो आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से आपकी पकड़ बन जाएगी इस पे। अगर समय नहीं है तो बात अलग है, आप जल्दी भी देख लीजिए, कम अंतराल में देख लीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं उस दौरान आकर चल क्या रहा था। पहली बात तो हम देखें कि ये वॉर शुरू कब होना था और क्या उस समय शुरू हुआ। अगर नहीं हुआ तो कब हुआ, हालांकि ये शुरू होना था, बाद में हो गया पहले। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। वॉर बिगेन ऑन 29 मार्च 1857। 29 मार्च 1857 को वॉर बिगेन हो चुका था। अच्छा, होना कब था? इस वॉर को प्लानिंग इसकी कब थी कि कब होना था? इसको होना था 31 मई 1857 को। 31 मई को होना था, हो कब गया? 29 मार्च को। A soldier named Mangal Pandey stationed at Barrackpore refused to bite grease cartridges। ऐसा था कि कार्टेजेस में ऐसा माना जा रहा था कि गाय का और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था एनफील्ड राइफल्स की कार्टेजेस में। तो गाय जो है वो हिंदू के लिए सेक्रेड है और मुस्लिम्स के लिए जो सुअर है वो उसको हराम कहते हैं, मतलब उसको सही नहीं है उनके लिए। तो यहां पे एक बड़ा अनरेस्ट हो गया और यही जो ट्रूप्स जब ये रिवोल्ट करे तो इनको डिसबैंड कर दिया गया। भाई मंगल पांडे ने किया, फिर और भी करने लगे तो इनको डिसबैंड कर दिया। जब डिसबैंड किया तो क्या हुआ, ये अपने घर गए। जब घर गए इन्होंने ये सारी इंफॉर्मेशन बताई और जब इंफॉर्मेशन बताई तो ये न्यूज एक वाइल्ड स्प्रेड, एक बहुत बड़े आयाम पे, कहते हैं ना कि ब्रेकिंग न्यूज, तो उस समय की ये ब्रेकिंग न्यूज हो गई थी, बहुत तेजी से फैली थी। और हाँ, ये जब इनको डिसबैंड किया, जब इन्होंने अपना रोष जताया, तो इस दौरान इन नेटिव सिपाहीज ने, जो इंडिया के जो सिपाही थे, इन्होंने 2 इंग्लिशमैन को भी कत्ल कर दिया था, मार दिया था। बैरकपुर और बहरामपुर की जो ट्रूप है उसको इन्होंने डिसबैंड कर दिया था। चलिए अब हम चलते हैं कि आखिर मेरठ में क्या हो रहा था उस समय। Here are some more soldiers refused to use these cartridges for that they were imprisoned with hard labor and humiliated। अब देखिए कुछ और सोल्जर्स थे, उनको ये मालूम पड़ा, जब उनको मालूम पड़ा तो जाहिर सी बात है वो क्या करेंगे, उसको अपोज करेंगे। अपोज किया तो इनको हार्ड लेबर के साथ एक तो जेल में डाल दिया। अरे हमको आप हमारी भावनाओं को भी समझो, कहते हैं ना भावनाओं को समझो, आप हमारी भावनाओं को समझो कि ये चीज हमारे धर्म में निषेध है, ये सही है, ये नहीं है सही, उसकी रिस्पेक्ट करो, उसके अकॉर्डिंग हमसे काम कराओ। लेकिन नहीं, उल्टा क्या किया, हार्ड लेबर करके इनको, हार्ड लेबर का सेंटेंस दे करके इनको जेल में डाल दिया। और इंडियन सिपाही की सबसे बड़ी चीज क्या थी ना, उनकी इज्जत, उनको ह्यूमिलेट किया इन लोगों ने। This provoked other soldiers and they broke into open revolt by releasing comrades and other victims from the jail। अब जब ये चीज देखी इनके साथियों ने तो वो भी जोश में आ गए और जोश में आकर के उन्होंने क्या किया, जो बाकी जेल में बंद थे इनके साथी, इनके कॉमरेड्स और अन्य लोग भी जो और भी जेल में बंद थे, सभी को छुड़ा दिया, अपने साथियों को भी और जो बंद थे उनको भी छुड़ा दिया
और इस दौरान इन्होंने कुछ यूरोपियंस को भी मार दिया। अब ये मेरठ की जो थी ट्रूप्स, ये कहां गई? दिल्ली। नाउ मेरठ सोल्जर्स रश टू दिल्ली। अब हम पढ़ रहे हैं दिल्ली में क्या हुआ। रश टू दिल्ली with the soldiers there, they brought the city under their control and proclaimed Bahadur Shah as the emperor of India. But this victory was short-lived. अच्छा देखो, ये वहां गए, बहादुर शाह जो कमजोर पड़े हुए थे उनको इन्होंने कह दिया कि अब ये हिंदुस्तान के बादशाह हैं। मैं यहाँ पे एक चीज बता रहा हूं, इस पूरे चैप्टर में मेन जो चीज ध्यान रखने की है वो ये है कि किस राजा ने क्या अपोज किया, क्या विद्रोह किया और किसने उसे दबाने की कोशिश की और किसने जीत हासिल की। किस अंग्रेज सैनिक ने जीत हासिल की या किसने दबाने की कोशिश की, कौन लड़ा और किसने फतेह हासिल की। ठीक है, हालांकि फतेह हम ही हासिल करते, लेकिन कुछ ट्रेटर्स की वजह से, कुछ धोखेबाजों की वजह से और वेल प्लान्ड ना होने की वजह से, वो मैं सब आपको पढ़ाऊंगा अभी क्या क्या वजह थी फेलियर की। चलिए, बट दिस विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव्ड एज निकोलसन अराइव्ड विद द रीइंफोर्समेंट फ्रॉम पंजाब। निकोलसन आ गए कहां? दिल्ली में कौन आ गए? निकोलसन आ गए रीइंफोर्समेंट लेके। निकोलसन डिफीटेड देम, बहादुर शाह सरेंडर्ड, हिज टू सन्स वर शॉट डेड। किसके द्वारा? लेफ्टिनेंट हडसन। लेफ्टिनेंट हडसन ने बहादुर शाह के दोनों बेटों को गोली से मार दिया। शाह विद हिज वाइफ were exiled to Rangoon, आज का म्यांमार, where he died on 7th November 1862। वहां पे ये 7 नवंबर 1862 को मर जाते हैं, इनका देहांत हो जाता है। ठीक है, तो निकोलसन ने इनको दबाने की कोशिश की, निकोलसन ने इनको हराया, दबाने के लिए इनको हरा दिया, और हडसन ने इनके दोनों बेटों को शॉट किया था। लखनऊ में क्या हो रहा था? नवाब ऑफ अवध। अच्छा, नवाब ऑफ अवध के साथ बात ये थी, इनसे सारी चीजें छीन ली गई थी और इनको कोलकाता भेज दिया गया था। इनकी जो वाइफ थी वो मोर्चा संभाले हुई थी अवध में। ठीक है, वो हौसला अफजाई कर रही थी सैनिकों की। नवाब ऑफ अवध वाज फोर्स्ड टू मूव टू कोलकाता, ही वाज डिप्राइव्ड ऑफ हिज डोमेन, बट हिज वाइफ हजरत महल वाज देयर टू एनकरेज सोल्जर्स। जैसा कि मैंने बताया आपको अभी, 30 में लखनऊ सॉ अ सीरियस अपराइजिंग। 30 मई को लखनऊ ने एक सीरियस अपराइजिंग देखी। इट वॉज सो सिवियर, इतना खतरनाक था कि चीफ कमिश्नर जो थे वहां के, हेनरी लॉरेंस, सर हेनरी लॉरेंस, उनको अपना रेजिडेंस जो था वो छावनी में कन्वर्ट कर देना पड़ा। अपने रेजिडेंस को शेल्टर में कन्वर्ट कर देना पड़ा अंग्रेजों के लिए, क्योंकि वही एक सेफेस्ट जगह थी उस अपराइजिंग के दौरान। ब्रिटिश हैड टू डिफेंड इट फॉर 3 months। 3 महीने, सोचिए 3 महीने। फिर आए, जो मैं दबाने वाली बात कर रहा था, आउटरैम और हैवलॉक, ये दोनों आए, ये लड़े, दबाने की कोशिश करी, लेकिन ये फेल रहे। उसके बाद कौन आते हैं? सर कोलिन कैंपबेल। ये आते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ और धीरे धीरे इवेंचुअली ब्रिटिशर्स के हाथ में लखनऊ दोबारा आ जाता है। ठीक है, हमने पढ़ लिया मेरठ, हमने पढ़ लिया दिल्ली, हमने पढ़ लिया लखनऊ। देखो, ये सिर्फ जस्ट से डीप में जाओगे तो बहुत सारा डीप है। जब हिस्ट्री पढ़ना या कुछ और टॉपिक लेना तब उसके बारे में करना। इवन मैं तो कहता हूं यूपीएससी के बंदे भी इसको देख करके एक रफ आइडिया आपको मालूम पड़ा कि आपने पढ़ा हुआ है, एक बार आपको एक जेस्ट लेना है कि क्या क्या हुआ था उस समय, रिवाइज करना है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो उस वीडियो को। या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, रूबरू होना है कि आखिर इस टॉपिक में है क्या, तो इससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। दिस इज वेरी बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स टिल स्टैंडर्ड 12। ठीक है, चलिए, कानपुर इवेंट्स एट कानपुर, नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव II, नाना साहेब जो के अडॉप्टेड सन थे बाजीराव II के, वाज लीडिंग द ट्रूप्स। हियर ही वाज डिफीटेड बाय जनरल हैवलॉक। हैवलॉक का नाम हमने कहां सुना था? यहां पे हैवलॉक ने दबाने की कोशिश की थी, लेकिन ये पूरी तरीके से इनको क्रश नहीं कर पाए थे अपराइजिंग को, मतलब नेटिव इंडियन सोल्जर्स जो के लखनऊ में थे उस समय। लेटर सर कोलिन कैंपबेल completely defeated his troops and he had to fled to Nepal। ठीक है, here he was defeated by जनरल हैवलॉक। जनरल हैवलॉक जो थे उन्होंने इनको हराया, और तहस नहस किसने कर दिया? इन्होंने भी हराया और इन्होंने भी हराया, लेकिन पहले इन्होंने हराया, फिर बाद में पूरी तरीके से तहस नहस काम किसने कर दिया? सर कोलिन कैंपबेल। ठीक है, और इनको जाना पड़ा नेपाल। किनको?
नाना साहेब को। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। इवेंट्स एट झांसी एंड ग्वालियर। झांसी और ग्वालियर में क्या हो रहा था, क्योंकि सेंट्रल पार्ट है। दिस पार्ट ऑफ इंडिया हैड टू ग्रेट सोल्जर्स। कौन? रानी लक्ष्मीबाई, नाम तो सुना ही है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे। ठीक है, इन जून 1857 बैटल स्टार्टेड, सरहद रोज अटैक फोर्ट्रेस ऑफ झांसी इन मार्च 1858। हग रोज अटैक कर देते हैं 1858 में। रानी गेव अ गुड रेजिस्टेंस बट ड्यू टू सम ट्रेटर्स, जिन धोखेबाजों की मैं बात कर रहा था, किसी ने गेट खोल दिया था किले का। ट्रेटर्स हु ओपनड द फोर्ट्रेस गेट, इट वाज कैप्चर्ड। रानी ऑन 4th April 1858 फ्लू टू तात्या टोपे इन कालनी। गेट खोल दिया, रानी लक्ष्मीबाई को भागना पड़ा। 4 अप्रैल 1858 को ये कल्पी चली गई तात्या तोपे के पास कि वहां पे यूनाइट होके फिर हम इनसे लोहा लेंगे, फिर हम इनसे लड़ेंगे। बट कालपी वाज आल्सो लॉस्ट टू ब्रिटिशर्स, लेकिन समय के साथ लड़ाई में हम कालपी भी हार गए। रानी झांसी एंड तात्या टोपे मैनेज, लेकिन रानी झांसी और तात्या टोपे किस चीज में कामयाब हो गए? वो कामयाब हो गए सिंधिया से ग्वालियर का फोर्ट लेने में। ठीक है, बट देन सर हगरोज डिफीटेड देम, बट यहां पर भी हगरोज आए और इन दोनों को डिफीट कर दिया। तात्या तोपे एस्केप्ड बट ही वाज आल्सो सून कैप्चर्ड एंड हैंग्ड। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं, रानी लक्ष्मीबाई खूब बहादुरी से लड़ी और 17 जून 1858 को वो वीर गति को प्राप्त हुई। ठीक है, उनका शी वॉज किल्ड, शी डाइड ब्रेवली। ठीक है, तात्या तोपे एस्केप्ड बट ही वाज आल्सो सून कैप्चर्ड एंड हैंग्ड ऑन 18th April 1859। तो 1858 में तो ये मरी 17 जून को रानी लक्ष्मीबाई। तात्या टोपे जो इनका साथ दे रहे थे वो लगभग 1 साल से पहले 18 अप्रैल 1859 में इनको हैंग कर दिया गया। ठीक है, फिर ये देखो, ये मेन पार्ट है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, ग्वालियर। इसके अलावा जो अदर पार्ट्स थे जैसे पंजाब रेजिमेंट रिमेन अनअफेक्टेड बाय वॉर। रांची वाज वॉन बाय नेटिव सिपाहीज। ठीक है, रांची भी जो था वो भी जीत लिया था इंडियन सिपाहीज ने। गया में राजा कुंवर सिंह, लार्ज स्टेट ओनर, फॉट द वॉर। वहां पे इन्होंने वॉर को फॉट किया। तो कोई पूछे बिहार साइड में कौन थे, तो इनका तुम नाम लिख सकते हो, राजा राजपूत कुंवर सिंह जी। Some serious uprisings were also seen in हरियाणा, रोहतक, हिसार, रेवाड़ी। तो ये आपका जस्ट हो गया कि उस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में आखिर चल क्या रहा था। अब आ जाते हैं हम कॉजेज ऑफ फेलियर। आप कहोगे सर भारत सिर्फ यहीं तक सीमित थोड़ी था। देखो, भारत वाला नक्शा आज आप देख रहे हो, उससे पहले ये हिंदुस्तान जो था ये इससे भी बड़ा था। और उस दौरान आप ये देखो साउथ का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि जितने भी आपस में लड़ाइयां इनकी हो रही थी अंग्रेजों में भी तो डच है, इधर से कोई आ गया, इधर से फ्रेंच आ गए। हालांकि वो पहले चल रही थी, अब उसके बाद थोड़ा सा इनके में सेटलमेंट आ गया था, बट साउथ में थोड़ा सा पकड़ इनकी बढ़िया चल रही थी उस समय। तो कॉजेज ऑफ फेलियर देखते हैं। वॉर वॉज ओवर बाय द एंड ऑफ 1858। अब देखो, वॉर एंड हो गया, वॉर वॉज ओवर बाय द एंड ऑफ 1858। इसके एंड के बाद आखिर हुआ क्या? ये जो एंड हुआ, हमें ये भी भाई, चुनाव हो गए, चुनाव होने के बाद जो हारने वाली पार्टी होती है बैठती है ना, आखिर ये हुआ क्या? तो अगर हम देखें कि आखिर इनके फेलियर के कॉजेस क्या थे, तो उसमें ये कुछ चीजें हैं जो मेन है, जैसे कि लैक ऑफ एफिशिएंट लीडरशिप, इसके बारे में पढ़ेंगे। नो सिंक्रोनाइजेशन अमंग लीडर्स, वेल इक्विप्ड ब्रिटिश ट्रूप्स, लोकलाइज्ड वॉर, नो नेशनल पॉलिसी। इनके बारे में एक एक करके बताता हूं बिल्कुल क्लियरिटी से। लैक ऑफ एफिशिएंट लीडरशिप, narrow area of concerns and short period of time of leaders like Rani Lakshmibai, Tatya Tope, Kumar Singh ji was not good for the revolt। भाई रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो सीमित थी अपने एरिया को लेकर के, कोई और राजा है वो अपने एरिया को लेकर के सीमित था कि भाई यहां नहीं होना चाहिए था, वो अपने राज्य को लेकर के है। तो ये जो चीज थी ना, लैक ऑफ एफिशिएंट लीडरशिप, कह रहे ये हम सब पे हमला हुआ है,
कोई एक उसे लीड करता या प्लान्ड वे में लीड होता, वो चीज नहीं थी। दो दे हैड नोटेबल ग्रेट विक्ट्रीज बट ब्रिटिश लीडर्स मूव्ड इन अ प्लान्ड मैनर अंडर हैवलॉक, लॉरेंस, निकोलसन, कैम्पबेल एक्सेट्रा। अब एक तरफ तो हम थे, हम लड़ रहे थे यहां, वो इकट्ठे, निकोलसन तुम उधर से जाओ मैं इधर से खेलूंगा, तुम उनको हरा के आओ फिर उसके बाद इधर आ जाना, इनका ये चल रहा था। ठीक है, चलिए उसके बाद हम चलते हैं नो सिंक्रोनाइजेशन अमंग लीडर्स। इट वाज सपोज्ड टू बिगिन ऑन 21st May but due to incident at Meerut it started on 10th May. No other leader came to unite and support the troops at Delhi. इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन थे, लेकिन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि आप देखो दिल्ली में जब फतह हो गई है, मेरठ से तुम आकर के दिल्ली में अपने आप को प्रोक्लेम कर लिया है, तो बाकी भी तो इनके सपोर्ट में आओ, कोई आया ही नहीं। चलो, वेल इक्विप्ड ब्रिटिश ट्रूप्स, superior military equipment and resources of British proved to be a setback for Indian side. Movable ready troops whenever and wherever needed. Advantages of telegraph system was also there. इनके पास सारी चीजें जो थी वो थोड़ी एडवांस के टेक्नोलॉजी जो थी वो इंडियन साइड के हिसाब से थोड़ी एडवांस थी। ठीक है, तो ये भी एक रीजन था। लोकलाइज्ड वॉर, many leaders of India either not participated or they stood with Britishers like Scindia of Gwalior और निजाम ऑफ हैदराबाद। जी, सिंध, राजस्थान, बंगाल remained unaffected। देखो बहुत 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 बड़ा रीजन बहुत बड़ा रीजन भाई, कई ने तो हिस्सा लिया ही नहीं, और many leaders of India either not participated or they stood with British। कईयों ने तो हिस्सा लिया नहीं और जिन्होंने लिया वो ब्रिटिश साइड से लिया, जैसे कि सिंधिया ग्वालियर के, निजाम हैदराबाद के, और ये जो सिंध, राजस्थान, बंगाल थे ये अनअफेक्टेड रहे, ये न्यूट्रल रहे। ठीक है, ये लोकलाइज हो गया, मतलब एक ही जगह पर वॉर जो है वो सीमित रहे। ये अपने हिस्से के लिए सोच रहा है, ये अपने हिस्से के लिए सोच रहा है, और लड़ कौन रहा है इन सबसे? एक ही व्यक्ति, वो ब्रिटिशर्स। वो पूरा प्लान में लड़ रहा है, पहले इसको हराएंगे, इसको ऐसे हराएंगे, इसको ऐसे हराएंगे, तुम उधर जाओ, तुम इधर आओ। ये यहाँ पे ये दो लड़ रहे हैं, हार गए तो हार गए, कोई मतलब नहीं, इन लोगों को कोई मतलब नहीं, उन्हें हारने दो, हमारे पास जब आएगा तब देखेंगे। ये तो क्या है, इससे भी क्या जो मैंने बताया, इससे भी क्या इंगित होता है? नो नेशनल पॉलिसी। भारत नेशन जैसी कोई चीज थी ही नहीं। नो स्पिरिट ऑफ नेशनल स्टेटहुड वाज देयर। रूलिंग चीफ हैड नो कॉमन फ्रीडम motives from Britishers for the nation as a whole। तो कोई एक कॉमन फ्रीडम हमें इनसे चाहिए, ब्रिटिशर से, ऐसी वाली स्पिरिट थी ही नहीं, ऐसी वाली कोई फीलिंग थी ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, और मैं आशा करता हूं कि आपको इसके बारे में समझ में आया होगा। और हाँ, कुछ लोग ने मेरी पहले की वीडियो पे, कुछ दोस्तों ने कमेंट किया है कि सर आपका नंबर चाहिए। भाई ऐसे पर्सनल नंबर सबको दे दूंगा तो सब झंझना के मेरे को और काम ही नहीं करने दोगे। तो मेरे अबाउट सेक्शन में जाकर के, जहां पे आपको ईमेल दी हुई है, वहां पे आप अपने क्वेरीज और अपने डाउट्स छोड़ सकते हैं। मैं एक एक को रिप्लाई करूंगा। आप कमेंट भी अगर करोगे तो मेरी कोशिश ये रहती है कि एक एक को बैठ करके मैं रिप्लाई करूं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है। इसके आगे के टॉपिक एक और बचता है इसमें, रिवोल्ट ऑफ 1857 का, वो मैं लाता हूं और बहुत ही जल्द उसको लेके आता हूं। और तब तक के लिए स्पेशली फॉर आईसीएससी क्लास 10th स्टूडेंट्स, बोर्ड्स आने वाले हैं एक बार दोबारा, तो कवर कस लो। और बाकी जो इसको देख रहे हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उनको भी बेस्ट ऑफ सक्सेस। तो साइनिंग ऑफ, योर नितिन मेहरा, on your own channel Study Logically।